जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव से गुजर रही है, तब ब्रिक्स का नई दिल्ली समिट कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या भारत ब्रिक्स को सिर्फ समिट से आगे ले जाकर एक रियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना पाएगा? शी जिनपिंग दिल्ली आएंगे या नहीं? और क्या यही एक सवाल इस समिट की पूरी कहानी बदल सकता है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ब्रिक्स सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने जा रहा है। सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बदलती दुनिया में पावर बैलेंस, डिप्लोमेसी, ग्लोबल कोऑपरेशन का बहुत अहम सिग्नल है। ब्रिक्स सुनने में भले एक छोटा एक्रोनिम लगे, लेकिन इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। शुरुआत में इसमें 5 देश थे: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये ग्रुप काफी एक्सपैंड हो चुका है। आज ब्रिक्स में 11 फुल मेंबर्स हैं: ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात। ब्रिक्स डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक मंच है, जहां देश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर साथ काम करना चाहते हैं। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक ब्लॉक है, जिसका मकसद है दुनिया के फैसलों में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना। और इस बार ब्रिक्स समिट दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होगा। इस बार मेजबानी भारत कर रहा है, क्योंकि 2026 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भारत के पास है। मतलब साल भर की मीटिंग्स, मिनिस्ट्रियल डिस्कशंस, टेक्निकल कंसल्टेशंस और वर्किंग ग्रुप्स के बाद अब लीडर्स का समिट होने जा रहा है। भारत ने इस पूरे प्रेसिडेंसी ईयर को एक थीम के साथ चलाया: बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी थीम से साफ है कि भारत ब्रिक्स को सिर्फ जियोपॉलिटिकल मंच नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का मंच बनाना चाहता है। अब करंट सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टेन हो चुकी है। वेस्ट एशिया में तनाव है, रशिया वेस्ट रिलेशंस तनावपूर्ण है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए, और ब्रिक्स का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब इसमें एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, चारों रीजन की बड़ी इकोनॉमीज भी शामिल है। यही एक्सपेंशन ब्रिक्स की ताकत भी है और चैलेंज भी। ताकत इसलिए क्योंकि ग्रुप अब ज्यादा ग्लोबल हो गए हैं, चैलेंज इसलिए कि इतने अलग अलग इंटरेस्ट वाले देशों के बीच एक कॉमन पोजीशन बनाना आसान नहीं। भारत का जो रोल है इस समिट में वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि भारत सिर्फ होस्ट नहीं है, भारत एजेंडा सेटर भी है। मतलब भारत ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स किस डायरेक्शन में जाए, सिर्फ बयान देने वाला ग्रुप बने या डेवलपमेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का यूजफुल प्लेटफॉर्म। भारत की प्रायोरिटीज में भी कई चीजें हैं: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, इनोवेशन, एजुकेशन स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। भारत ये चाहता है कि ब्रिक्स प्रैक्टिकल इश्यूज पर काम करे, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स पर। अब अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग मेंबर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी सुनिए, क्योंकि चाइना के लिए ब्रिक्स एक स्ट्रैटेजिक मंच है। अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दिल्ली समिट में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मूवमेंट होगा। हालांकि उनकी अटेंडेंस ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में अजीत डोभाल का चाइना दौरा और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी यात्रा की संभावना पर क्या काम चल रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर शी आते हैं तो ये इंडिया चाइना रिलेशंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि 2020 के मिलिट्री क्लैश के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण भी रहे हैं, और उसके बाद 2024 में डिसएंगेजमेंट की दिशा में कई कदम उठे, डिप्लोमेटिक बातचीत भी जारी रही। और अगर शी दिल्ली आते हैं तो सिर्फ ब्रिक्स नहीं, बल्कि इंडिया चाइना एंगेजमेंट भी हेडलाइंस बनेंगे। अब बात रशिया की, क्योंकि रशिया ब्रिक्स को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जहां पश्चिम दबाव के बीच ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक स्पेस मिलती है। रूस चाहता है कि ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाए, वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टी पोलैरिटी को मजबूत करे। ईरान के लिए समिट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है और वेस्ट एशिया के हालात सीधे उसके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर रीजन में तनाव बना रहता है, ईरान चाहेगा कि समिट
डिक्लेरेशन में उसके कंसर्न्स को कम से कम जगह मिले। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया जैसे मेंबर्स भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज लेकर आएंगे। कोई एनर्जी और ट्रेड पर फोकस करेगा, कोई डेवलपमेंट और फाइनेंस पर फोकस करेगा, कोई डिजिटल कोऑपरेशन पर। ब्रिक्स के बढ़ने का मतलब यही है कि अब ये एक बहुत डाइवर्स ब्लॉक बन गया है। समिट के अहम मुद्दे सुनिए। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड बढ़ाना चाहती हैं, सप्लाई चेन मजबूत करना चाहती हैं, फाइनेंशियल कोऑपरेशन और डीप करना चाहती हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा बड़ा मुद्दा है। भारत इस ट्रैक पर काफी जोर भी दे रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, एआई, रेजिलियंट सिस्टम्स और पब्लिक डिजिटल सर्विसेज जैसे टॉपिक्स आगे रहेंगे। तीसरा, एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि कई ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स या एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी है, इसलिए क्लीन एनर्जी, ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी बड़ी चर्चा का हिस्सा होंगे। चौथा है ग्लोबल गवर्नेंस। ब्रिक्स लंबे समय से ये कहता आया है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन और दूसरी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में विकासशील देशों की हिस्सेदारी और आवाज बढ़नी चाहिए। भारत भी इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समिट से कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू होगा? सच कहें तो बहुत बड़े ड्रामेटिक अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वैसे ब्रिक्स का नेचर और कंसेंसस बेस्ड है। इतने अलग अलग हितों वाले 11 देशों के बीच कॉमन लैंग्वेज बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाएगा। इसलिए असली टेस्ट डिक्लेरेशन का ही होगा। लेकिन क्या फाइनल स्टेटमेंट बैलेंस्ड होगा? क्या उसमें वेस्ट एशिया, ट्रेड, डेवलपमेंट और रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर सहमति दिखेगी? और क्या मेंबर कंट्रीज एक यूनिफाइड मैसेज दे पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये समिट सफल माना जाएगा। अगर डिवीजन ज्यादा दिखे तो ये ब्रिक्स की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाएगा। अब अगर दिल्ली समिट में शी जिनपिंग आते हैं तो साइडलाइंस पर इंडिया चाइना बातचीत भी सबसे ज्यादा दिखाई जाएंगी, क्योंकि कोई फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग हो या ना हो, सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो नहीं आते तब भी समिट की अटेंशन कम नहीं होगी, क्योंकि ब्रिक्स की एक्सपेंशन और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पहले से ही इसे बड़ा बना चुके हैं। वेस्ट एशिया फैक्टर इसलिए क्योंकि वेस्ट एशिया फैक्टर भी नजर से नहीं हटना चाहिए। ईरान की मौजूदगी, रीजनल टेंशंस और डिक्लेरेशन लैंग्वेज, ये सब समिट के फाइनल आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार समिट की असली कहानी मंच पर नहीं बल्कि अंतिम टेक्स्ट की ड्राफ्टिंग में भी छुपी होती है। और ब्रिक्स आज उस मोड़ पर है जहां उसे ये साबित भी करना है कि वो सिर्फ पावरफुल कंट्रीज की गैदरिंग नहीं है, बल्कि इमर्जिंग वर्ल्ड की मीनिंगफुल आवाज है। भारत के लिए बड़ा मौका है। इंडिया चाहता है ब्रिक्स में उसकी लीडरशिप दिखाई दे, चाहता है कि ग्रुप प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करे, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एड्रेस करे, वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात को आगे बढ़ाए। तो अगर आप इस समिट को ध्यान से देख रहे हैं तो 3 चीजें जरूर नोट कीजिएगा। पहला, शी जिनपिंग आते हैं या नहीं। दूसरा, समिट डिक्लेरेशन कितना स्ट्रॉन्ग या बैलेंस्ड होता है। तीसरा, इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स को किस डायरेक्शन में ले जाता है। ब्रिक्स समिट 2026 सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐसा स्टेज है जहां कोऑपरेशन, कंपटीशन, ट्रस्ट, राइवलरी और एम्बिशन सब एक साथ दिखाई देंगे। और नई दिल्ली इस बार उस कॉन्वर्सेशन का सेंटर बनने जा रहा है। ब्रिक्स न्यू दिल्ली को लेकर लगातार TV9 डिजिटल पर इसी तरह एक्सक्लूसिव इनसाइट हम रखेंगे आपके सामने। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।